नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। 2021 है और 2014 से लेकर आज तक यानी 7 साल गुजर गए हैं और 70 साल बनाम 7 साल की सरकार चल रही है। 2014 में महंगाई कभी डायन हुआ करती थी जो आज डार्लिंग हो गई है। अब आप सोचेंगे कि डार्लिंग कैसे हो गई है, महंगाई तो डायन ही होती है। लेकिन नहीं, सत्ताधारी पार्टी के लिए डार्लिंग है, क्योंकि महंगाई डायन तब थी जब कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, हमारा कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई से जनता परेशान है। जनता की परेशानियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे बाज़ारों में सब्जी हो या कोई खाद्य पदार्थ हो, सबके दामों में बढ़ोतरी हो रही है और उसकी वजह है कि पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी होना, क्योंकि बाज़ार का मूल्य ही तय होता है पेट्रोल और डीजल के प्राइस से। तो खैर, जिस बीजेपी के लिए आज महंगाई डार्लिंग हो गई है, उसी बीजेपी के अतीत की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अतीत खंगालते हैं कि बीजेपी की सरकार आने से पहले महंगाई के लिए क्या करती थी। महंगाई के लिए जो सड़कों पे हो हल्ला मचाने वाली बीजेपी सरकार आज महंगाई को ही विकास क्यों समझ रही है, आज महंगाई को ही राष्ट्रवाद क्यों समझ रही है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और हाँ, आपने पेट्रोल पंप पे एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ देखा होगा, पोस्टर लगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी थैंक यू, यानी धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी। वो उस पर भी बात करेंगे। उसके नीचे कुछ युवा देश के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, यानी दंडवत कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो 2014 से पहले की है। यानी 2014 से पहले चलिए आपको बताते हैं। 10 बड़े वादे किए गए थे। प्रधान सेवक जब सरकार यहाँ पे चुनाव की लड़ने की घोषणा करती हैं तो 10 बड़े वादे करते हैं। वो 10 बड़े वादों में से चंद वादों के मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। वो वादे कौन कौन से थे। महंगाई सर्वप्रथम था। महंगाई के लिए बीजेपी सरकार कटिबद्ध थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई जमाखोरी को दूर किया जाएगा, उसमें सुधार किए जाएंगे। दूसरे पे आते हैं कालाबाजारी और तीसरे पे आते हैं स्वास्थ्य सुविधाएँ। आपको मालूम होगा कि अभी कोरोना की दूसरी लहर से हम गुजरे हैं और कितनी भयावह तस्वीरें आपने देखी होगी। गंगा किनारे बहती लाशों को हमने देखा, अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों को देखा, अस्पतालों में बेड के लिए तड़पते लोगों को देखा। लेकिन बीजेपी के दावों में ये स्वास्थ्य सुविधाएं दूसरे नंबर पे थी। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, रोजगार की बात करते हैं। रोजगार तीसरा नंबर है और रोजगार के लिए सरकार ने स्वरोजगार का ऐलान किया था। बीजेपी का कहना था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन 44-45 सालों में ये आंकड़े बताते हैं, हम नहीं, 44-45 सालों में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर आंकी गई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आंकी गई है। ये रही। अब चलते हैं, अब आते हैं थोड़ा पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन होगा। पारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, आर पार दिखना और जवाबदेही होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी एक इंटरव्यू में कहते भी हैं कि बच्चे बच्चे का अधिकार कि मुझसे सवाल पूछें, और उसका हक है सवाल पूछना। और इस संविधान भी हमें इसकी इजाज़त देता है, ये अधिकार देता है कि आप सवाल पूछ सकते हैं अपने सरकार से। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ये सब चीज़ें धाराशाही हो गई है। आप सरकार से सवाल पूछ नहीं सकते हैं। सवाल पूछने पे आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा, ईवीपीए लगा दिया जाएगा। किसी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पे आपको जेलों में यानी सलाखों के अंदर ठूस दिया जाएगा। तो ये है बीजेपी की जवाबदेही, बीजेपी सरकार की पारदर्शिता, जिसको हमारे मोदी साहब ने कहा था और कहने के बाद सरकार में आए थे। चलिए और भी बात करते हैं। 2014 से पहले के चुनाव जो था, उस समय बीजेपी ने महंगाई पे कांग्रेस को पूरे देश में कांग्रेस विरोधी शोर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीजेपी ने महंगाई को लेकर पूरे देश में जन आंदोलन किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के हर भाषणों में महंगाई जरूर आती थी और महंगाई पे कहा जाता था कि कांग्रेस सरकार विफल हो रही है। लेकिन आज बेइंतहा महंगाई बढ़ते जा रही है, बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे आप। ये अभी जो सरकार है ये महंगाई पे क्या लगाम लगा के बैठी है, इसको क्या कहिएगा आप। चलिए और याद दिलाते हैं आपको। वहीं भाजपा की सरकार आज जो वर्तमान में है, वहीं भाजपा के नेता हैं, जब सिलेंडर का दाम बढ़ जाते हैं, जब सिलेंडर के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो सिलेंडर गैस लेके सड़कों पे उतर जाते हैं। सब्जी, यहाँ तक कि आलू प्याज
ये तमाम तरह की सब्जी लेके लोग कहाँ उतरते हैं, सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। स्मृति ईरानी का वो क्लिप आपने बाकायदा देखा होगा और वो वीडियो में बोलती भी नज़र आ रही हैं कि प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह की सरकार होती है, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। लेकिन आज एक मीडिया घराना है जिसको चारण और भाट कह सकते हैं। चारण वो होते हैं कि जो राजघराने में बैठ के राजा का गुणगान करते थे, उनको चारण कहते हैं। तो जो आज का जो मीडिया घराना है वो सरकार से सवाल तक नहीं पूछ रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो महंगाई है वो डार्लिंग है। अभी सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं और फिर 2012 में आते हैं, 2014 हुआ, 2012 में आते हैं। महंगाई के खिलाफ बीजेपी ने 40 दिन का आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था। 2012 की बात है, दिल्ली में 40 दिन यानी आंदोलन करेंगे हम। महंगाई के खिलाफ था, बिजली और पानी को लेकर था और दिल्ली सरकार को घेरा गया था, कांग्रेस सरकार को घेरा गया था उस पर कि महंगाई बढ़ते जा रही है, सरकार जवाबदेह है, प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो लगातार उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर हर्षवर्धन तक के जैसे बड़े बड़े नेता आप मंचों पे उनको देखेंगे आसीन थे और महंगाई को लेके जोरदार भाषण दे रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे। चलिए 2010 में आते हैं। 2010 में भी बीजेपी का हल्ला बोल होता है, उसमें भी रामलीला मैदान को आंदोलन का मैदान बना दिया जाता है। दिल्ली पूरे तरीके से जाम, लगभग कई दिनों तक जाम की समस्या से जूझती रही दिल्ली, लेकिन वो बीजेपी की सरकार में नहीं थी बल्कि विपक्ष में थी। लेकिन आज बीजेपी सरकार में है तो महंगाई उसके लिए डायन नहीं बल्कि डार्लिंग हो गई है। पेट्रोल प्राइस के बढ़ने से अटल बिहारी वाजपेयी देश के जाने माने नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो बैलगाड़ी से सदन जाते हैं, कई और नेता साइकिल से सदन जाते हैं। उस समय भी महंगाई थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है क्योंकि विकास है, राष्ट्रवाद है, ये चीज़ें तमाम तरह की चीज़ें हैं आपके सामने। उसके बाद आते हैं उसी बीजेपी सरकार पीछे विपक्ष की भूमिका में जब थी। आपको याद होगा इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार क्यों गिरी थी? महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर गिरी थी। महंगाई बढ़ते ही छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कोर्ट ने फैसला भी दिया था, उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया था, लेकिन आज कोर्ट भी फैसला देने से मुकर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट कह सकते हैं कि जो देश के जो 5 पिलर हैं, यानी 4 पिलर उसको कहते हैं, 4 स्तंभ बोलते हैं, लेकिन और भी जोड़ सकते हैं, 5वां भी आ जाएगा इसमें एक, जिसमें पूरा जांच एजेंसी आएगी। उन सब पे हावी है, उन सबको अपने कब्जे में कर रखी है। किसी का फैसला लेने का या देने का शायद ही अधिकार ही ना बचा हो। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी को 6 साल चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन आज मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। क्यों? क्योंकि आप तुरंत देशद्रोही कह दिए जाएंगे। लेकिन आज एक चीज़ और है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जासूस पार्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे जासूसी कर रही है मोदी सरकार। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा कुछ लिखेंगे, ज़्यादा किसी से बात करेंगे तो आपके पीछे जासूस लोग लगा दिए जाएंगे, जासूसी करना शुरू कर देगी सरकार। तो खैर चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पे जो मेरा प्रमुख मुद्दा था आज, कि आखिर युवा जो हैं पेट्रोल पंप पे लगे पोस्टर के सामने, होर्डिंग के सामने आखिर साष्टांग प्रणाम या दंडवत क्यों कर रहे हैं मोदी जी को? आपको लग रहा है कि मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, आपको लग रहा है कि मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं इसलिए जाके वहाँ पे साष्टांग प्रणाम दंडवत कर रहे हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस होर्डिंग में लिखा हुआ है कि थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। क्यों लिखा है? कि आपने फ्री वैक्सीन दिया, फ्री में राशन दिया। तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जीने का अधिकार सबको है। हमारा संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, राइट टू फूड ये भी दिया हुआ है, खाने का अधिकार सबको है। तो अगर सरकार हमें अगर फ्री में राशन दे रही है, फ्री में अगर वैक्सीन दे रही है, तो हम पे एहसान नहीं कर रही है, जनता पे एहसान नहीं कर रही है, बल्कि उसका दायित्व है कि जो जनता की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करें। उसका दायित्व है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को मुहैया कराए। उसका दायित्व है क्योंकि हम 80% जो आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। आपने देखा होगा कि 50% यानी 60% से अब लोग, हमारा देश ही कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है जो खेती पर निर्भर है। तो आपका दायित्व बनता है मोदी जी कि आप लोगों को
हर उनकी सुविधाएं मुहैया कराएं। तो इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं जानते हैं? वो उनका कहना है कि मोदी जी बस हे प्रभु अब रहम कीजिए, बहुत हुआ आपका अत्याचार। पेट्रोल पे अगर युवा जाते हैं पेट्रोल भराने तो बढ़ती महंगाई से उनका बजट बिगड़ जाता है। जो पहले 100 रुपये के पेट्रोल में कुछ ज़्यादा सफ़र करते थे या 100 रुपये के पेट्रोल में थोड़ा ज़्यादा यानी 1.25 लीटर के करीब उनको तेल मिल जाते थे, पेट्रोल मिल जाते थे, आज 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहे हैं। तो वो जनता, वो युवा परेशान होंगे ही, क्योंकि कमाई कुछ नहीं, कहते हैं कि खर्चा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। तो इस पे लड़के जाके वहाँ पे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जेसीसी पे खड़ा एक युवा ऐसा साष्टांग प्रणाम कर रहा है, दंडवत कर रहा है। एक युवा वहाँ पे लेट के प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर के सामने दंडवत कर रहा है, साष्टांग दंडवत कर रहा है। एक महिला खड़ी होकर वहाँ पे साष्टांग दंडवत कर रही है। पेट्रोल भराते हुए एक व्यक्ति वहाँ पे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। ऐसा नहीं है कि उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब लोग ऊब चुके हैं इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से। उनका कहना है कि हे प्रभु अब माफ़ कीजिए, हम पे रहम कीजिए, बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं मोदी सरकार, ये कहना है उनका। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अभी भी सरकार अपनी सफलताएं गिना रही है। लेकिन महंगाई को लेकर सरकार, जो सरकार हमेशा कांग्रेस को खींचती थी, कांग्रेस पे हमलावर होती थी, वो सरकार आज महंगाई पे खामोश बैठी है। क्यों? थोड़ा सोचिएगा। और रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार के लिए भी युवा जो है तरस रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपको मैंने एक खबर दिखाई थी कि इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है, शायद प्रयागराज नाम बदलने से अगर उसकी तस्वीरें बदल जाती, उसका भाग्य बदल जाता तो बहुत अच्छा होता है, शायद अच्छे दिनों में शामिल हो जाता। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वहाँ एक छात्र आत्महत्या कर लेता है। एक ही नहीं बल्कि कई छात्र, विकास नाम का, और उससे पहले भी कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। कई छात्र आंदोलन करते हुए नजर आए होंगे आपको। महंगाई को लेकर आज विपक्ष हल्ला कर रही है, लेकिन वो मीडिया में कहीं वो तस्वीरें नज़र नहीं आ रही होगी। अभी बिहार में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन था, 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन था महंगाई को लेकर। कांग्रेस लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मीडिया घराने में जो दरबारी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कह सकते हैं, उनके आप टीवी स्क्रीन पर नहीं देखेंगे वो तस्वीरें आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। लेकिन इस कदर कैमरा फिट किया गया है अपने एक्टर के सामने। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि मोदी जी इतना बड़ा एक्टर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उनसे अभिनय सीखना चाहिए। अभिनय करने में वो माहिर खिलाड़ी हैं और पूरा मीडिया घराना उस अभिनय को प्रदर्शित करने में जोर शोर से लगा हुआ है। मोदी जी कुछ कहें और टीवी चैनलों का वो हेडलाइन ना बने। जो 2012-14 से पहले महंगाई जब कभी टीवी चैनलों का और पेपरों का, न्यूज़पेपरों का हेडलाइन हुआ करती थी, वो अब 2021 में मोदी जी हेडलाइन हो गए हैं। सदन में बारिश में आगे छाता लेके प्रेस को संबोधित करते हैं, मीडिया का हेडलाइन बन जाता है। लेकिन महंगाई कहीं नज़र नहीं आती है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको बदनाम करने में एक पेपर है, दैनिक जागरण प्रमुख पेपर है, जोर शोर से लगी। आज तक, जी न्यूज़, कई ऐसे मीडिया घराने हैं जो प्रमुखता से मोदी जी का हर भाषण, उनकी हर बात को दिखाते हैं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, आंदोलन और जो बेसिक समस्याएं हैं वो आपको टीवी चैनलों पे नज़र नहीं आएंगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। तो खैर, चलते चलते एक और बात बता दें आपको कि हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के, और वैशाली गणराज्य का आपने नाम सुना होगा, जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज लोकतांत्रिक स्थिति क्या है हमारे देश में? लोकतांत्रिक स्थिति ये है कि एक वीडेम की रिपोर्ट आती है। वीडेम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत स्वतंत्र लोकतंत्र की श्रेणी से घटकर आंशिक लोकतंत्र की श्रेणी में आ गया है। यानी स्वतंत्र लोकतंत्र और आंशिक लोकतंत्र, यानी घोषित लोकतंत्र कह सकते हैं। यानी मोदी द्वारा ये चलाई एक नई लोकतंत्र है, जिसमें आपको बोलने की सिर्फ लिखित आज़ादी है, लेकिन मौखिक आज़ादी नहीं है। आप बोलेंगे तो देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा, ईवीपीए लगा दिया जाएगा, एंटी नेशनल, ये बहुत
और हिंदुत्व विरोधी आपको भी कह सकते हैं लोग, क्योंकि सरकार का बेस ही है हिंदुत्व एजेंडा। लेकिन हिंदुत्व भी सरकार पूरे तरीके से कायम नहीं है, पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई है, बस रिझाना है और जैसे भी रिझाए। क्योंकि महंगाई बढ़ने से सिर्फ एक विशेष समुदाय को नुकसान नहीं उठाना पड़ता है, उसका नुकसान हिंदुओं को भी उठाना पड़ता है, सिखों को भी उठाना पड़ता है, जैनों को भी उठाना पड़ता है। यानी महंगाई सिर्फ एक समुदाय के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि सभी समुदायों के लिए हानिकारक है। खैर, सोचिएगा, समझिएगा। और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारें अपनी सफलताएं गिना रही है, लेकिन अभी तक महंगाई को लेकर कहीं भी कोई भाषण नहीं दिया हो गया होगा, ना कोई आवाज़ सुनी होगी आपने बीजेपी सरकार में कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को राष्ट्रवाद समझ लिया गया है, महंगाई को विकास समझ लिया गया है, महंगाई को ही बीजेपी अपना डार्लिंग समझ ली है, महंगाई ही सर्वोपरि है।